उसके फ़ौरन बाद जो जीआईटी का जो पार्टिसिपेंट है वो फ़ौरन बाद कौन सा होता है? फेरेंक्स। फेरेंक्स बेसिकली कनेक्टेड होता है बिटवीन द थर्ड पार्ट ऑफ द जीआईटी एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी। सो फर्स्ट पार्ट कौन सा था? बकल कैविटी। थर्ड फिर कौन सा हुआ? ईसोफेगस। सो ईसोफेगस के साथ के और बकल कैविटी के दरमियान जो एक पार्ट आता है उसे क्या कहते हैं? फेरेंक्स। अच्छा, जीआईटी चूँकि हमारा डाइजेस्टिव कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम की कैनाल है, सो ये करती क्या है? हम साथ साथ इसको देखते जाते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की रिपेयरिंग के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खुराक की। 3 चीज़ों की बेसिकली नीड पूरी करने के लिए हमारी बॉडी के लिए एनर्जी, हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ और हमारी बॉडी की सेल रिपेयरिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खुराक की। खुराक हम खाते हैं। खुराक कहाँ से हम लेते हैं? माहौल से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनती, ये हम हमेशा कहाँ से लेते हैं? माहौल से लेते हैं। देखें, आज आपने खाना खाया, होते क्या, एक बोलस आपने लिया, लुकमा, जिसे एक लुकमा लिया, वो थोड़े बड़े साइज़ का होता है। उसका जो डाइजेस्टिव कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, वहाँ उसके छोटे छोटे पीस बनते हैं। छोटे छोटे पीसेस के अंदर तब्दील होती है बाय द हेल्प्स ऑफ टीथ एंड टंग। दांत उसको काटते हैं, ग्राइंड करते हैं, जो टंग होती है वो उसको राइट लेफ्ट टीथ की तरफ भेजती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उसके बाद वो एक छोटे छोटे पीसेस के अंदर चेंज होने के बाद वो थ्रू फेरेंक्स कहाँ पे जाती है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक रास्ता है जो हेल्प करता है उस खुराक के छोटे पीसेस को नेक्स्ट पार्ट ऑफ जीआईटी में भेजने का। ये जस्ट एक रास्ता है। जीआईटी के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है? स्टमक। नेक्स्ट क्या आता है? स्टमक। थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर वो कहाँ पे पहुँचा? स्टमक के अंदर। जो खुराक बकल कैविटी ने दांतों की मदद से छोटे पीसेस के अंदर की हुई थी, वो ईसोफेगस के रास्ते स्टमक में जाके पहुंची। स्टमक फिर क्या करता है? उसको 3 to 4 आवर्स के लिए अपने अंदर रखता है और उसका एक प्रोसेस पूरा करता है, जिसमें क्या होता है कि वो मिक्सअप होती है। उसमें डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट उसके अंदर सिक्रीशंस, जो कि सलाइवा से भी थी, सलाइवरी ग्लैंड से भी निकली थी, और डाइजेस्टिव सिस्टम से गैस्ट्रिक जूस, पेप्सन, गैस्ट्रन, जो सारे मिक्सअप करके उसका क्या बनाता है? काइम बनाता है। उसका क्या बनाता है? काइम बनाता है। काइम एक पेस्ट सा होता है, सेमी सॉलिड सा एक पेस्ट बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइम। स्टमक के अंदर जो बना वो क्या बना? CHYME। ओके, डाइजेशन बेसिकली कहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है? डाइजेशन का जो स्टार्ट होता है वो बकल कैविटी से शुरू हो जाता है, और इसका मोर प्रोसेस जो होता है, जो ज़्यादा जो इस प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? स्टमक में। प्रोटीन मोस्टली डाइजेस्ट कहाँ पे हो जाती है? स्टमक के अंदर। इस सारे प्रोसेस के लिए, काइम बनने के लिए, देखें वो खुराक के बड़े पीस जो हमने टेबल अपनी प्लेट से उठाए, दांतों ने छोटे पीसेस में चेंज किए, उसके बाद वो स्टमक में गए थ्रू एसोफेगस। तो वो फिर स्टमक ने अपना काम किया, उसके अंदर अपने फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स एक्टिव हुए, डिफरेंट सिक्रीशंस ऐड हुई। उसके नतीजे में 3 से 4 घंटे में वो प्रोसेस बनने के बाद एक सेमी सॉलिड सा एक पेस्ट जो बन जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? काइम। काइम से जब तैयार हो जाता है तो वो फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नेक्स्ट पोर्शन में चला जाता है, जीआईटी के नेक्स्ट पोर्शन में चला जाता है। और जीआईटी का स्टमक के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो कौन सा होता है? इंटेस्टाइन। और आपको पता है 2 तरह की इंटेस्टाइन्स होती हैं, स्मॉल एंड लार्ज। पहला कनेक्टेड कौन सा होता है? स्मॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो पेस्ट चला जाता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 फिर हिस्से होते हैं। नंबर 1
ड्यूडिनम, और नंबर 2 जोजिनम, एंड नंबर 3 इलियम. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडिनम. और ये फौरी स्टमक के बाद जो कनेक्टेड होता है पाइलोरस एंड के साथ, तो ये सी शेप होता है. किस शेप का होता है? जैसे इसको मैं उठा के यहाँ पे लाता हूँ, ये सी शेप जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसे हम कहते हैं ड्यूडिनम. सो आल्सो इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब आप एनाटॉमिकली अगर आप देखें तो इस पार्ट के अंदर जो है वो एक और हमारा विसरल ऑर्गन पड़ा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेंक्रियाज. पेंक्रियाज. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ एसोसिएटेड पार्ट्स होते हैं जिसमें एक पेंक्रियाज भी है, और दूसरा कौन सा है? लीवर. दूसरा कौन सा है? लीवर. आपको पता है कि लीवर की बैक्स जो पोस्टीरियर साइड पे एक होता है, एक और ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर. सो गॉल ब्लैडर, लीवर बेसिकली क्या करता है? एक केमिकल तैयार करता है, एक सक्रीशन तैयार करता है, उसको हम क्या कहते हैं? बाइल. उसको क्या कहते हैं? बाइल. सो लीवर का एक सक्रीशन प्रोड्यूस करना काम होता है, उस सक्रीशन को हम कहते हैं बाइल. वो बाइल कहाँ पे स्टोर होती है? गॉल ब्लैडर के अंदर. वो कहाँ पे होती है? गॉल ब्लैडर के अंदर. सो गॉल ब्लैडर्स के अंदर वो जाती है बाइल डक्ट के थ्रू. लीवर से थ्रू बाइल डक्ट वो बाइल जो लीवर ने तैयार की कहाँ पे गई? गॉल ब्लैडर में. सो गॉल ब्लैडर जब हम खाना खाते हैं तो वो जब पेस्ट बनता है, उसके बाद फिर नए प्रोसेस के लिए जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में जाता है तो वहाँ पे फर्दर मोर प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का और डाइजेशन का. उसके अंदर हेल्प जो है वो फिर दो सिक्रीशंस करती हैं. नंबर 1 पेंक्रियाटिक सिक्रीशन और नंबर 2 बाइल. अब पेंक्रियाटिक जो बाइल थी बेसिकली वो लीवर की बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पे आके स्टोर हुई? गॉल ब्लैडर में. सो गॉल ब्लैडर से फिर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू वो कहाँ पे एंटर होती है? ड्यूडिनम में. ठीक है. सो जब हम खाना खाते हैं तो ये दोनों सिक्रीशंस फिर कहाँ पे आके इकट्ठी होती हैं? ड्यूडिनम में. वहाँ पे उसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट मिनरल्स, वो अपना क्या कहते हैं फैटी एसिड्स, फैट्स, ये सारी की सारी फिर वहाँ पे जाके डाइजेस्ट होती हैं और यहीं पे एब्जॉर्प्शन का अमल जो होता है वो फिर शुरू हो जाता है. सो होता क्या है कि खुराक बेसिकली जितनी हम लेते हैं, मैंने पहले बताया इसमें से खुराक का असली मकसद क्या होता है? 3 चीज़ें. नंबर 1 क्या होता है? एनर्जी. नंबर 2 क्या होता है? ग्रोथ, यानी बॉडी मसल्स का बनना. और नंबर 3 मकसद क्या होता है? रिपेयरिंग द सेल, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो सेल डाई कर रहे होते हैं वो रीजनरेट रिपेयर भी होते हैं. सो आज हम बताएंगे कि कैलेंडोला रिपेयरिंग के अंदर कैसे हेल्प करती है. ये सिर्फ ज़ख्मों को साफ़ करने की दवा नहीं है, मैं जब मेडिसिन पे आऊँगा तो एक अच्छा इसका बताऊँगा. सो अब इसमें क्या हुआ कि ये जो एब्जॉर्प्शन होगी किस चीज़ की होगी? ड्यूडिनम के अंदर न्यूट्रिएंट्स की, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स की, इसी तरह मिनरल्स की, इसी तरह विटामिन्स की. सो हमारी बॉडी के लिए उस खुराक के अंदर जो जो चीज़ें फ़ायदेमंद थी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई. वो सारी की सारी एब्जॉर्ब किस से एब्जॉर्ब हुई? उस काइन से जो उस खुराक का स्टमक ने बना के ड्यूडिनम में भेजा था. क्लियर है यहाँ तक ना?